नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में राजपुत्र या नीलकमल जैसे शब्द आखिर बनते कैसे हैं? ये सब समास का कमाल है। आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं। और हाँ, इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे जैसे क्लास की नोटबुक में नोट्स बना रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समास को जानेंगे, फिर इसके 6 मुख्य प्रकारों को एक एक करके समझेंगे और हर टाइप को ढेर सारे उदाहरणों से पक्का करेंगे। तैयार हैं सब? तो सबसे पहले चलिए नींव रखते हैं। भाई, आखिर ये समास है क्या चीज? किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना तो जरूरी होता है ना? देखिए, सीधी सी बात है, समास का मतलब है छोटा करना। इसे भाषा का एक शॉर्टकट भी कह सकते हैं। हम कुछ शब्दों को लेते हैं, उन्हें मिलाते हैं और एक नया छोटा सा शब्द बना देते हैं। इससे हमारी बात कम शब्दों में और ज्यादा असरदार हो जाती है। और ये देखिए, ये स्लाइड तो बात को एकदम पानी की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है लंबा सा वाक्य, राजा का पुत्र, और समास का जादू चलते ही ये बन गया राजपुत्र। ठीक वैसे ही नील और कमल मिलकर बन गए नीलकमल। देखा कितना आसान और छोटा हो गया। चलिए अब पहले प्रकार की परतें खोलते हैं। अव्ययी भाव समास। इसका ना एक सीक्रेट कोड है। अगर वो पकड़ में आ गया तो इसे पहचानना बच्चों का खेल है। तो वो सीक्रेट कोड ये है कि इसका जो पहला शब्द है ना, जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, वो एक अव्यय होता है। अब सवाल है, ये अव्यय क्या है? अरे, ये ऐसे जिद्दी शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे लिंग बदले या वचन। और इस समास में इसी पहले जिद्दी शब्द की ही चलती है। जरा पैटर्न देखिए। यथाशक्ति में यथा का मतलब है के अनुसार, प्रतिदिन में प्रति का मतलब है हर, और आजन्म में आ का मतलब है से लेकर। इन सब में ध्यान से देखिए, जो पहला शब्द है यानी यथा, प्रति, आ, वही पूरे शब्द के मतलब को कंट्रोल कर रहा है। अगला पड़ाव है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा और मसालेदार है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे भेद छुपे हुए हैं जो हिंदी के कारक यानी ने, को, से पर टिके हैं। यहां कहानी पूरी पलट जाती है। अव्ययी भाव में पहला शब्द हीरो था, यहां दूसरा शब्द यानी उत्तर पद हीरो है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब यह समास बनता है तो शब्दों के बीच की जो फेविकॉल है, यानी का, के, लिए, से जैसे शब्द, वो गायब हो जाते हैं। अरे वाह, ये टेबल तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग कारक छिप जाते हैं। जैसे राजपुत्र में का गायब हो गया, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित में से गायब हो गया। सही में रिवीजन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, कर्मधारय समास। इसको हम भाषा का पेंट ब्रश भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही है चीजों की विशेषता बताना, उन्हें एक नया रंग देना। इसका नियम बहुत ही सीधा है। एक शब्द तारीफ करता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं, और दूसरा शब्द बताता है कि भाई किसकी तारीफ हो रही है, जिसे विशेष्य कहते हैं। ये तारीफ करने वाले और तारीफ पाने वाले की एक परफेक्ट जोड़ी है। उदाहरण देखिए, सब एकदम साफ हो जाएगा। नीलकमल में नील यानी नीला, तारीफ कर रहा है कमल की। महापुरुष में महा यानी महान, तारीफ कर रहा है पुरुष की। और मधुरवाणी में मधुर, तारीफ कर रहा है वाणी की। है ना आसान? एक तारीफ और दूसरा तारीफ पाने वाला। अब बारी है दो जुड़वा भाइयों की, जो सुनने में थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। द्वंद्व और द्विगु समास। चलिए इनकी पहचान परेड करवाते हैं। पहले द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर। तो इस समास में दोनों शब्द, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। दोनों का बराबर का वजन होता है। जैसे कि माता पिता, यहां माता और पिता दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। दिन रात में दिन और रात। राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण। अक्सर इनके बीच में एक छोटा सा डैश लगा होता है, या जब हम इन्हें अलग करते हैं तो और आता है। अब मिलते हैं दूसरे भाई से, द्विगु समास से। और इसको पहचानना तो भाई सबसे आसान है। इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। द्वि का मतलब होता है दो, यानी एक नंबर। बस जिस समास का पहला शब्द कोई गिनती हो, समझ जाइए वो द्विगु है। उदाहरण देखिए, त्रिलोकी में त्रि मतलब 3, पंचवटी में पंच मतलब 5, सप्तसागर में सप्त मतलब 7। हमेशा पहला शब्द एक नंबर होगा। सिंपल। और अब हमारा आखिरी और सबसे रहस्यमयी समास, बहुव्रीहि।
ये थोड़ा जासूस जैसा है, क्योंकि इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है। शब्द कुछ और कहते हैं और मतलब कुछ और ही निकलता है। इसका मेन पॉइंट ये है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। मतलब पूरा का पूरा शब्द एक प्रतीक बन जाता है। इसे उदाहरणों से समझते हैं। चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाओं वाला, लेकिन ये शब्द सुनते ही दिमाग में कौन आता है? भगवान विष्णु। नीलकंठ मतलब नीला गला, लेकिन ये इशारा है भगवान शिव की तरफ। और दशानन यानी 10 सिर वाला कौन था? जाहिर है रावण। देखा, शब्द कोई और, मतलब कोई तीसरा। और ये है हमारा मास्टर रिवीजन चार्ट। परीक्षा से पहले बस एक नजर और सब याद। चलिए एक क्विक रैप अप करते हैं। अव्ययी भाव में पहला शब्द बॉस, तत्पुरुष में दूसरा शब्द बॉस, कर्मधारय में तारीफ करने वाला, द्वंद्व में दोनों बराबर, द्विगु में पहला शब्द गिनती और बहुव्रीहि में मतलब कुछ और ही। तो इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल ये है कि अब जब कोई नया सामासिक शब्द सामने आएगा तो क्या उसके अंदर छिपा हुआ भेद पहचाना जा सकता है? इसका जवाब प्रैक्टिस में है। अब से शब्दों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनके अंदर झांकना है, उन्हें तोड़कर देखना है और इन नियमों को लागू करना है। हिंदी व्याकरण एक पहेली की तरह है और अब इसे सुलझाने की चाबियां हम सबके पास हैं।